का विषय है कि जिस मालवा को पूरे देश में उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति के लिए याद किया जाता है, उस मालवा की राजधानी रहने का गौरव कभी धार को प्राप्त रहा है। ऐसी पुण्य नगरी में आज आईएनएच हरिभूमि की टीम मौजूद है और आप सब जो इस सभागार में मौजूद है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप ही के लिए कि आप ऐसे बुद्धिजीवियों के संगम में मौजूद हैं। और हम इस संवाद 2023 की जो शुरुआत कर रहे हैं आज धार में, अब विधानसभा चुनाव निकट है। दो सरकारें पिछले 5 साल में देखने का अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। एक बार फिर से सारी सेनाएं सज चुकी हैं, किन मुद्दों के साथ आने वाली हैं, किन मुद्दों पर अपनी बात रखने वाली हैं, पर जनता इन 5 सालों को लेकर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, उसको लेकर बात करने के लिए हम आए हैं। लेकिन इस बातचीत के लिए हमारे साथ जो शख्सियत यहां पर मौजूद हैं, वो केवल धार के लिए बात करने के लिए नहीं है। यह धार का सौभाग्य है कि उनके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी पहचान केवल मालवा में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में रही है। और विक्रम वर्मा निश्चित रूप से धार की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। ऐसे विक्रम वर्मा जी हमारे बीच में। विक्रम वर्मा की पहचान महज एक सफल राजनीतिज्ञ की नहीं है, बल्कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ की है, जो देश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, समय के संदर्भ में अपनी एक अलग दृष्टि के साथ पिछले 5 दशक से देश और प्रदेश को प्रभावित करते आए हैं। तो विक्रम जी, हम इस संवाद की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आपका धन्यवाद। और विक्रम जी, सबसे पहले शुरुआत जो करनी है आपसे, वो इस बात को जानते हुए करनी है, आज आपातकाल को लेकर आप बड़े बड़े आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी पूरी पार्टी देश को याद दिलाने की कोशिश करती है कि 25 जून 1975 को देश भूल ना जाए। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आपने की है। आपको 25 जून 1975 याद रहता है, पर देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात को याद करता है कि एक पार्टी थी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। एक पार्टी थी जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी की हुआ करती थी। और एक अब की पार्टी है, वैसी नहीं रही। कैसी हो गई, ये विक्रम जी से समझना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का ही विराट स्वरूप है। जनसंघ की स्थापना भी कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर हुई थी। 1947 में पूज्य महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पे प्रतिबंध लगाया। बहुत से लोग जेल में डाल दिए गए। मेरे पिताजी ने भी उस समय सत्याग्रह किया, जेल गए थे। जेल में ही जब ये बात चली कि भाई बिना किसी कारण कोई आरोप सिद्ध हुए आपने सब लोगों को बंद कर दिया, देश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलना चाहिए, कोई सही लोगों की आवाज उठाने वाली राजनीतिक पार्टी हो। और यह विचार विमर्श चला। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, कतिपय कारणों से उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। महात्मा गांधी ने 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए नेहरू जी से कहा, एक डॉक्टर अंबेडकर और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में दोनों उनके मंत्रिमंडल से अलग हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, पर उनको लगा कि अब हिंदू महासभा पाकिस्तान बनने के बाद जिन सिद्धांतों पर थी उसका कोई उपयोग नहीं, इसलिए नया राष्ट्रवादी एक पार्टी होनी चाहिए। और उसी विचार से परम पूज्य गुरुजी से मिलकर जब बातचीत की तो भाई आप राजनीतिक पार्टी बनाएं, संघ तो राजनीति में नहीं आएगा, पर हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे। और ये बीजारोपण हुआ और उसके बाद में जनसंघ बना। जनसंघ ने अपनी राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े। आपातकाल आया। आपातकाल में जनसंघ से संबंधित जितने वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता, जितने भी लोग थे, जेल में डाल दिए गए। मैं खुद जेल में डाल दिया गया। मेरे पिताजी भी जेल में डाल दिए गए। आपातकाल में मीसा में उनको मंडला की जेल में रखा, मुझे धार और इंदौर की जेल में रखा।
ऐसे अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों सब। तो फिर जेल में जब ये बात चली कि भाई जनसंघ जो है एक प्रमुख रूप से था, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हम लोग शामिल थे। मैं उस संघर्ष समिति का सदस्य था जो प्रदेश में बनी थी उस समय। फिर उसी में से जब ये बात निकली कि जेल में से चुनाव लड़ना पड़ेगा और हो सकता है आपातकाल के खिलाफ, फिर उसमें से जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जनता पार्टी में दो की सदस्यता के आधार पर उन्होंने कहा भाई आप संघ से संबंध तोड़े। अटल जी, अडवाणी जी, सब लोग संघ से आए थे। उनका भाई ये नहीं, हमारा वो एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है। और ये विवाद के कारण फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के जितने आज के वर्तमान है ये सब लोग आए और उसमें से भारतीय जनता पार्टी बनी। ये एक राजनीतिक पार्टी बनने का इतिहास है जी। लेकिन विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया। आप देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 जून को यदि कश्मीर में शहीद होते हैं कि दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे, एक रूपता लाइए, वहां जाने के लिए पासपोर्ट की एक प्रकार से परमिट की आवश्यकता होती थी, वो नहीं चलेगी, सर्वोच्च न्यायालय सबका न्यायालय रहेगा, ये सब बातों को लेकर 23 जून को उनका बलिदान हुआ। और उस विचार को लेकर जब पार्टी चली तो आज मुझे कहते हुए गर्व और खुशी है कि आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो धारा 370 हटा के कश्मीर को भारत में पूर्ण विलय और एक प्रकार से एकरूपता पैदा की है। तो ये राष्ट्रवाद का जो हम परचम लेकर चले, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चले, उसमें हमने किसी भी दल से समझौता नहीं किया। बात तो आप बड़ी दमदारी से कह रहे हैं, पर व्यवहार में ऐसा कहां है? लाल कृष्ण आडवाणी थे, हवाला मामले में नाम आया, तुरंत इस्तीफा दिया, जब तक दोषमुक्त नहीं हो जाऊंगा धैर्य नहीं चढ़ूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी थी। अब आरोप पे आरोप लग रहे हैं, पहलवान धरने पर बैठते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। इतना बड़ा बदलाव आपकी पार्टी में? देखिए, पीढ़ियों का परिवर्तन तो होता है जी, और जब पीढ़ियों का परिवर्तन होता है तो कुछ हमारे नौजवान लोग हैं एग्रेसिव भी होते हैं, तो कई तरह की चीजें हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अडवाणी जी से जिस बात के सिद्धांत पर दिया था इस्तीफा, उसमें लगभग सभी लोग बरी हुए थे। उसमें स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का भी नाम था, तो उसमें विद्याचरण जी का नाम भी था, तो कई लोगों के नाम थे। एक डायरी आ गई, डायरी में कुछ नाम लिख दिए तो उस नाम के आधार पर हुआ, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी ये सबको मालूम है। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, आप डॉक्यूमेंट पेश करिए, आप ये बताइए कि ये है तथ्य के साथ। केवल बाहर बातचीत कर लेने से, आरोप लगा देने से कोई बातें सिद्ध नहीं होती। और यदि इन छोटी छोटी बातों पर इस्तीफे होने लगे तो मेरा ख्याल है देश की कोई भी सरकार महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक क्रिया है। नहीं, इतना आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है ना विक्रम जी। अब आपके अटल जी कहते थे कि मैं चिमटे से भी ऐसी सत्ता को नहीं छूना चाहूंगा जो प्रलोभन के तहत आती हो। और अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके का सत्ता परिवर्तन हुआ, जो तमाम तपनिष्ठ कार्यकर्ता थे वो पीछे बैठे हुए हैं, और जिनको कालीन बिछाकर आप लेकर आए उन्हें मंत्रियों की शपथ दिला रहे हैं। इस विरोधाभास के संदर्भ में विक्रम जी को बड़ी सहजता है, लग रहा है इसी के लिए पार्टी बनी थी, इसी रास्ते पे चलने के लिए पार्टी थी। नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि पीढ़ी का परिवर्तन होता है जी। किसी जमाने में अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी ये थे, और उस समय ठाकरे जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, नानाजी देशमुख, इस तरह के लोग होते थे। वो एक पीढ़ी के बाद में फिर दूसरी पीढ़ी आई। फिर दूसरी पीढ़ी में आप देखो कि उसके बाद में प्यारेलाल जी वगैरह सब ये रहे। फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी जमाने में, फिर बाद में पटवा जी वगैरह, सकलेचा जी के बाद पटवा सब रहे। और फिर जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना, पटवा जी मेरे पास बैठे और पास में बैठते थे कैलाश जोशी जी बैठते थे। तो क्या उस समय ये हो जाता कि साहब किसी नए को नहीं बनाओगे? तो ये एक प्रक्रिया होती है कि जिसमें चलता है, लेकिन हमारे यहाँ वरिष्ठता का कोई इस प्रकार की उपेक्षा नहीं है। अभी तो दूसरे दलों के नेताओं के प्रति जो अतिरिक्त आदर भाव, सम्मान भाव आपकी पार्टी में पैदा हुआ है, इस पर कुछ दृष्टि दीजिए ना। तमाम 5 बार के 7 बार के विधायक इंतजार करते रहते हैं,
पहली बार के जीते हुए मंत्री बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो दूसरे दल से लाए गए हैं। तो ये आपकी पार्टी का जो परिवर्तन है, ये जो पीढ़ी का परिवर्तन आप बता रहे हैं, तो वो पार्टी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, तो ये उस दिशा में बढ़ रहा कदम है या किसी और दिशा में बढ़ रहा कदम है? देखिए, राजनीतिक प्रवाह में कई तरह के लोग आएंगे, मिलेंगे, जाएंगे, आपके दल में भी आएंगे, कभी आपसे अलग भी हो जाएंगे, लेकिन मूल प्रश्न होता है, क्या पार्टी अपने सिद्धांत और नीतियों से हटी? जी, आप जरा इस बात को देख लीजिए, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के जितने कार्यक्रम है आप देख लीजिए, जो हमारे घोषणा पत्र में समय समय पर था, या जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ बनी थी, उससे कहां समझौता हुआ। अब ये तो आवागमन चलता है, इसमें कुछ लोग आएंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, नहीं हुई तो चले भी जाएंगे ये, लेकिन जो मूल कैडर है, जो मूल लीडरशिप है, आप देख लीजिए वो अपनी जगह है, दृढ़ता के साथ काम कर रही है। तो डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये डाइजेशन में ये समझ में आता है कि क्या तय कर लिया पार्टी ने। अपने कार्यकर्ताओं के संदर्भ में भरोसा नहीं रहा आपकी पार्टी को कि ये नेता बन सकते हैं, इसलिए नेता को आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता के संदर्भ में ये सब बहुत अच्छे हैं, नेता हमें बाहर से चाहिए। देखिए, नेता हमने इंपोर्ट नहीं किए, वो आने के बाद में वो अपनी पार्टी में नेता रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से लगा कि विक्रम वर्मा तक सब कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है, किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के पद पे है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल जी थे, कभी तीसरे हैं, कभी मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, लीडरशिप मिलती है, बढ़ती है। प्रदेश अध्यक्ष देखो, मेरे पहले भी कितने थे, बाद में भी कितने हो गए। तो ये उत्तरदायित्व है, लेकिन मूलतः सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो हमारे साथ आएगा उसकी मानसिकता हम पहले दिन स्पष्ट कर देते हैं कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, वरिष्ठता के नाते आपका सम्मान पूरा मिलेगा और उस सम्मान के आधार पर हम आपको ये करेंगे। लेकिन वो सोचे कि यहाँ आके कोई डोमिनेट कर ले, तो अभी तक आपने देखा होगा इतने दिन में, अभी ये 15 महीने की सरकार के बाद में कुछ लोग हमारे साथ आए, वो कोई पार्टी को डोमिनेट कर थोड़ी है, वो पार्टी में घुल मिल रहे हैं। प्रक्रिया है, थोड़ी देर लगेगी, कुछ नए पुराने में होता है, कोई नए आए हैं, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं प्रदेश के लिए बात करूंगा। एक आखिरी सवाल थोड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और ले लें, आप जैसा विद्वान मौजूद है। ये आप जो समझा रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में आप नेता को लेकर आए, नाम था उनका स्वामी प्रसाद मौर्य। आपकी पार्टी ने बताया कि एक परिवार, एक व्यक्ति, एक टिकट। ये स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको टिकट दी, उनके साथ साथ उनके बेटे को भी टिकट दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो लोकसभा का आया, उनकी बेटी को भी टिकट दे दी। इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पास नहीं रहे। आपसे जानना चाहता हूं विक्रम जी, जिन्होंने आपके साथ में 4-4 दशक, 5-5 दशक पसीना बहाया, दरिया बिछाई, कुर्सियां बिछाई, उनको आप उपदेश दे रहे हैं, और जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्हें अपनी पार्टी में लाके उन्हें 3-3 सीटें दे रहे हैं। ये किस तरीके की पार्टी बना रहे हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो हिंदुस्तान की सभी 550 सीट पे कोई हमारा वर्चस्व नहीं है, किसी भी दल का नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से कहां कैसी आवश्यकता होती है, इसका भी आकलन पार्टी को करना पड़ता है। जब हम टिकट देते हैं तो टिकट देते समय ये देखना पड़ता है कि जीतने वाला उम्मीदवार है कि नहीं। फिर उस समय आपको यदि कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि आपको उस क्षेत्र में काम करना है। अब मान लीजिए साउथ में हम गए, तो वहां साउथ में आज स्थिति ऐसी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाना है तो कई प्रकार के लोगों से मिलना पड़ेगा। विचारधारा के आधार पर मिलेंगे, कोई इसके व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर बात नहीं करेंगे। और इसलिए अपवाद को हम परिवर्तन नहीं माने, पार्टी की मजबूरी नहीं माने। आप इतनी सहूलियत से अपवाद कैसे करार देते हैं? महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ कोई और सरकार बनाए तो देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया तो देश बचाने के लिए कदम उठा लिया। ये कमाल कैसे कर लेते हैं आप लोग? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीतिक बाध्यता, या तो अब राजनीति में पिछड़ते चले जाओ, और यदि राजनीति में आपको आगे आना है, बिना सिद्धांत से समझौता किए यदि आपको अपनी बात को मनवाना है, और यदि उस सिद्धांतों को भी आपको भविष्य में लागू करना है, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे।
राजनीति में आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढना पड़ते हैं। यहाँ रिवर्स गियर नहीं है, यहाँ आपको अगले गियर में डालना पड़ता है, टॉप में भी डालना पड़ता है, वो कोशिश करना पड़ती है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं, जब हमने कश्मीर में सरकार बनी महबूबा के साथ जी, तब उस समय नरेंद्र मोदी जी की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की बहुत आलोचना हुई जी। अब हमने महबूबा के साथ तो बनाई, लेकिन उसके पीछे जो रणनीति हमारी थी, रणनीति कम हुई क्या? आप देखिए, उसी का परिणाम हुआ कि हमने समर्थन वापस लिया। समर्थन वापस लेते ही कश्मीर के अंदर सरकार महबूबा की गिरी। दूसरी पार्टियों ने कोई दावा नहीं किया राज्यपाल के सामने कि हम आए और सरकार बनाए। परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन में विधानसभा की सारी शक्तियां, कानून सब अधिकार में आ जा राज्यपाल के अधिकार में आने का परिणाम हुआ कि जब 370 हटाई तो वहां उन्होंने उसका अनुमोदन किया, क्योंकि उनके नियम में था कि आप कोई भी संविधान संशोधन करोगे तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं फारूक अब्दुल्ला करता, आप कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने वो करते, आप कल्पना कर सकते हैं कि महबूबा करती। और इसलिए रणनीति में ये करना पड़ता है। सिद्धांत को पूरा करने के लिए एक लंबे रास्ते पर यदि चलना है तो वो चल के हमने दिखाया, लेकिन अंततोगत्वा हमने हमारे सिद्धांत को पूरा किया। ये गर्व और गौरव की बात है, उसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार बनवाने की क्या जरूरत थी? आपको अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना था तो बगैर सरकार के भी लगा सकते थे। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर था कि जब आप करते हैं तो वो देश सेवा के लिए होता है, दूसरे करते हैं तो वो मेवा के लिए होता है। ये विरोधाभास इतनी सहजता से आप लागू कैसे कर लेते हैं? बहरहाल अब अपन लौट के मध्य प्रदेश पे आते हैं। विक्रम जी, आपकी पसंदीदा पक्ष पे ये सरकार क्यों बनाई ये देखिए ना। सरकार बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था जी? आप उद्देश्य को भूल रहे हैं। यदि ये नहीं करते तो परिस्थिति ये बनती कि वहां सरकार चलती रहती है, बनती वही 3 लोगों के बीच में बनती रहती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस या महबूबा के बीच में, और वो कभी भी 370 हटाने की सहमति नहीं देते। तो क्या आप देश को गर्त में जाने देते? क्या आप कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित होने देते? क्या वहां जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी देश विरोधी, वो होने देते? और इसलिए यदि हमको देश विरोधी घटनाओं को रोकना था तो उसके लिए हमने एक रास्ता चुना। वो रास्ता राष्ट्रभक्ति का था, वो देशभक्ति का था, और पूरे देश के अंदर इस बात के लिए हमने बलिदान और संघर्ष किया। आज 370 का स्वागत हिंदुस्तान की सारी जनता कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप बताइए इसमें गलत क्या करा हमने? और विक्रम जी बता तो मैं सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये दायित्व मुझे महेंद्र जोशी जी के लिए छोड़ के रखना चाहिए। महेंद्र जोशी जी जब आएंगे तब वो आपके इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, क्योंकि मेरे को 3 बजे कार्यालय में कार्यक्रम है आपातकाल का। जी, मुझे 2-4 सवाल लेकिन आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में करने हैं। बताइए आप। और मुझे जानना यह है कि मध्य प्रदेश इतना अच्छा काम करते हैं आप, जैसा बता रहे हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए। 2018 में जनता का लेकिन उस पर भरोसा नहीं रहा। अनुभव से सीखते हैं, आप अभी भी बता रहे थे। 2018 में क्या चूकें हुई जो अब 2023 में नहीं होंगी? देखिए, भरोसा लोकतंत्र में जनता तय करती है। आप और मैं नहीं करेंगे, ना मीडिया करेगा, ना मैं करूंगा, ना ये करेंगे। जब एक जनरल इलेक्शन होगा, आम चुनाव होगा, उसमें जो जीत के आएंगे वो जन समर्थन, जन आशीर्वाद के आधार पर आएंगे। तो फैसला तो अंततः जनता को करना है। पिछली बार भी आप देख लीजिए, पिछली बार मध्य प्रदेश में हमको 41 पॉइंट समथिंग वोट मिले जी। कांग्रेस से हमको 65,000 60,000 वोट ज्यादा थे जी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम था, हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा था। लेकिन गणित ऐसा होता है कि सीटों का फर्क पड़ गया। अब 2, 4, 5 सीट थी। कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि उसको स्पष्ट बहुमत मिला था। जनता का जनादेश स्पष्ट बहुमत मिला था क्या कांग्रेस को? कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, हमें 109 सीट मिली थी। कांग्रेस भी स्पष्ट बहुमत लाने में पीछे थी, यानी दोनों दलों को बहुमत नहीं मिला था। तो क्या आप ये कहेंगे कि दोनों दलों को जनता ने तिरस्कार कर दिया था? विक्रम जी, आपकी पार्टी की 167 सीटें थी 2013 में। 167 से 109 पर आने का कोई मलाल नहीं विक्रम वर्मा जी को। कोई मलाल नहीं भारतीय जनता पार्टी को, कोई सवाल नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, राजीव गांधी जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, इंदिरा जी की हत्या के बाद कितनी सीट मिली थी? 415। और उसके बाद जब उन्हीं के नेतृत्व में 89 में चुनाव हुआ तो कितनी सीट मिली? तो उसके अभी तो हर्ष सबको पता ही है ना। मैं ये बोल रहा हूं ना कि आप जब ये कह रहे हैं हमसे कि आपको इतनी सीट थी, इतने कम क्यों हुई,
तो यह तो वही लीडर राजीव गांधी 400 से ऊपर सीट लेके आ रहे हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी तेरा नाम रहेगा। और 89 में जब चुनाव होते हैं तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ता है। तो ये तो समय के साथ कभी चुनाव की प्रक्रियाएं ऐसी होती है कि वोटर कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से हो जाता है, लेकिन इसके कारण कोई किसी का रिजेक्शन नहीं है, नॉट रिजेक्शन। इलेक्शन अपनी जगह है, रिजेक्शन अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जनता ने उन्हें 1-2% कम ज्यादा, मैं 2098 का चुनाव में हारा 147 वोट से। अब उस समय मतदाता सूचियों में इतनी गड़बड़ी, और आपको याद हो दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया था जी कि इलेक्शन डेवलपमेंट से नहीं होता है, इलेक्शन प्रबंधन से होता है, मैनेजमेंट से होता है जी। अब मैनेजमेंट आपने ये करा कि धार विधानसभा में 6000 नाम ही काट दिए जो भाजपा से संबंधित थे, और ऐसे 40 सीटें हमने छांटने गए थे। बाद में जो लेग दो थे उन्होंने उसको ठीक करा मतदाता सूची को। तो यदि ये करके आप जनादेश लेने की बात करें तो बात अलग होती है, लेकिन जनता का जो सही परिप्रेक्ष्य में जो बात आती है और जनता का जो आदेश होता है, जनता का आशीर्वाद होता है, वो सर्वोपरि है। यदि हमारे खिलाफ भी गया तो हमने उसको स्वीकार करा, इनकार नहीं करा। हम विपक्ष में बैठे, 10 साल हम विपक्ष में बैठे, फिर हम सरकार में आए। दिल्ली में भी यही हुआ, मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार रही 2004 के बाद। 14 में हम आए, 19 में आए, 24 में आएंगे, इसके बाद 29 में भी आएंगे। आप निश्चिंत रहो, आने वाला समय अब भारतीय जनता पार्टी का है, बाकी सब गौण होने वाले हैं। ये स्थिति इस पर। आपने मुझे 2018 और 2023 को लेकर अभी भी उत्तर नहीं दिया विक्रम जी। आप जैसा प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ यहाँ मौजूद है, सवाल बड़ा सा मासूम सा था। हर भाजपा कार्यकर्ता इसे समझना चाहता है, प्रदेश की जनता समझना चाहती है। 2018 में कहां चूके जिसके चलते सीटें कुछ कम रह गई आपके शब्दों में। 2023 में ये चूक ना हो उसके संदर्भ में कुछ है? 2018 में हो सकता है कि हमारे कुछ टिकट वितरण में गलती हो गई हो, कभी कभी कैंडिडेट चयन करने में गलती हो जाती है, जिसके कारण कभी कोई परिस्थिति बन जाती है। 3 या 4 सीट का फर्क रहा उस समय, 3, 4, 5 सीटें कहीं से भी थोड़ी कम हो गई, उसके कारण ये परिस्थिति बनी। लेकिन आप देख लीजिए कि उसके बाद के उपचुनाव में सारी स्थिति है। और जहां तक आप देखते हो, आज केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की, इस देश के भारत के प्रधानमंत्री की क्या गरिमा है और कितना सम्मान मिल रहा है। कल ही आपने अमेरिका में देखा, आज वो मिस्र में गए हैं, और इसके पहले वहां पेम्बू में गए थे, तो वहां का राष्ट्रपति रात को उठ के आता है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? ये देश के लिए गर्व की बात होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों के आधार पर जो काम किए हैं, आज उसका परिणाम है कि देश और प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास। मतलब विक्रम जी को शिवराज जी पे भरोसा कम और नरेंद्र मोदी पे भरोसा ज्यादा है, इसलिए 2023 का मेरा सवाल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो विक्रम जी हमें ये बता रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव क्या है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार 41% वोट मिला था, कांग्रेस का वोट परसेंटेज हमसे कम था जी। और 2023 में ये वोट परसेंटेज पहुंचेगा 48% में। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। हम 51% की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 48 से नीचे नहीं जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि हम फिर से 150 सीट के आसपास पहुंचेंगे। उसमें धार का योगदान क्या होगा? अब आखिरी सवाल आपका, जिस धार जिले की बात है, विक्रम वर्मा जैसी शख्सियत जिस धार की पहचान है, उस धार में 2018 में 2 सीटें भाजपा, 5 सीटें विपक्ष। विक्रम जी ने इसकी कोई समीक्षा की है, या इसके संदर्भ में भी मतदाता सूची, कहीं प्रत्याशी चयन में चूक, इन्हीं कारणों पर है? देखिए, धार के जिले की अभी आपको भौगोलिक स्थिति यहाँ की ये नहीं मालूम। 2072 में हम एक भी सीट नहीं जीते थे जी। 2077 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए, उसमें हम केवल 2 सीट जीते थे, बंदावर और धार जी। बाकी की जगह हम हार गए। प्रश्न ये है, फिर उसके बाद में चुनाव होता है, हम 4 सीट जीत गए। स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी, स्वर्गीय जमुना देवी जैसे और इतने बड़े नेता चुनाव हार गए। तो कभी कभी परिस्थितियां होती है, कौन सी भावना कब चल जाती है, उसका परिणाम होता है। हमारा बड़ा क्षेत्र आदिवासी भाइयों का है, और आदिवासी भाइयों को कई तरह की उनकी मांग, कई तरह का ये है। अब तो हमारे पास सड़कें हो गई जाने की,
उस जमाने में जब मैं जाता था कछावदा तो मैंने बैलगाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल रखी और उस पर बैठ के उस पार गया हूँ। वो जमाना कांग्रेस का जमाना था कि एक भी सड़क इंदौर धार और धामनोद इसके अलावा कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज एक छोटे से टपरे में आप चले जाओ, ये बैठे हुए हमारे बंधु लोग, आप पूछ लो हर गांव के अंदर सड़क है कि नहीं है। एक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये सेंधवा का जो किला है, इस किले पे हमारे जो भील समाज के लोगों ने उन्होंने अंग्रेजों को भराया, अंग्रेज ने पूरी ताकत लगाई तो पूरी पहाड़ियों पे चढ़ के लड़ाई लड़ी। आज ये गौरव देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में काम कर रहे हैं, उनका विश्वास अर्जित करेंगे और उनका विश्वास अर्जित करके आपको बताएंगे कि ये पूरा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव तो ये क्षेत्र 2003 से 18 तक नहीं किया, ये 2020 से 23 तक में काम किया, इसलिए आपको भरोसा है? नहीं, देखिए पहले भी हमने ये सब किया, लेकिन उसका उतना प्रभाव अब आप लोगों में निर्भर करता है, आप कितनी पब्लिसिटी देते हो। आप पब्लिसिटी नहीं दोगे तो कई मामले पिछड़ जाते हैं, और यदि आपने सही मूल्यांकन करके, हमारा मूल्यांकन करके हमको महत्व दिया तो जनता के बीच में पॉजिटिव संवाद जाता है। पॉजिटिव संवाद जाएगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप पॉजिटिव मैसेज देने में सफल होंगे ताकि हम पॉजिटिव रिजल्ट दे सकें। तो ये हमारी विक्रम वर्मा जी से पूरी बातचीत थी, देश को लेके, प्रदेश को लेके और धार को लेकर। तो विक्रम जी ने बताया भाई 2020 से लेकर 2023 तक बहुत कुछ ऐसा किया है जिसे अगर जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा दिया तो बात बन जाएगी। 48% वोट, 150 सीट, ये विक्रम जी इस कार्यक्रम में दावा कर रहे हैं। हम दिसंबर में फिर आएंगे जानने के लिए कि विक्रम जी के दावे जमीनी हकीकत पर कितने उतरे। लेकिन एक बार जोरदार तालियों से विक्रम वर्मा जी का अभिनंदन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। जॉइंट पेन